अब सेक्शन नंबर 65 के ऊपर हम आते हैं। ये पुरानी एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 67 में होता था। अब यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए की जो डायरी थी ये हमारे केस में रेलेवेंट है, लेकिन पूरी डायरी रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ पेज नंबर 2 जो है इस डायरी का, पेज नंबर 2 जो है इस डायरी का, यही हमारे लिए केस के लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 65 बोलता है कि आपको पूरी डायरी का प्रूफ नहीं देना है, आपको बस यही प्रूफ देना है कि पेज नंबर 2 जो है डायरी का वो ए ने लिखा था। ये प्रूफ नहीं करना आपको कि पूरी डायरी ही ए ने लिखी थी। ओके, अब सेक्शन नंबर 66 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात हुई है। अब ये जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर 67A में होता था। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर एक पर्सन ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स करे हैं तो उन डिजिटल सिग्नेचर्स को भी प्रूफ करने की जरूरत है। अब सेक्शन नंबर 67 पे हम आते हैं। ये जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन नंबर 68 में गिवन था। ओके, अब यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया या फिर नहीं किया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे जब वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था तो दो विटनेसेस उस टाइम पे मौजूद थे जिन्होंने उसको डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए देखा था। अब आगे जाके जब कोर्ट में केस चल रहा है तो हमारा सेक्शन नंबर 67 बोलता है कि इन दो विटनेसेस में से कम एक विटनेस को तो कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा एंड इनको आपको बुलाना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर इन दोनों विटनेसेस में से कोई भी विटनेस कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, सपोज दोनों विटनेस मर चुके हैं, अब इन दिस पर्टिकुलर केस आप क्या कर सकते हो कि अगर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा ए और बी के बीच में ये रजिस्टर्ड था, इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि दो विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है या दोनों में से किसी भी विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है बिकॉज डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने एक विल बनाई थी एंड जब ये विल बना रहा था इस टाइम दो विटनेसेस मौजूद थे जिन्होंने इस विल को एग्जीक्यूट होते हुए देखा था। अब यहां पे जो उसका प्रोवाइजो है ये बोलता है, प्रोवाइजो उसका बोलता है कि इन दिस पर्टिकुलर केस कम से कम एक विटनेस को तो आगे जाके बुलाना पड़ेगा अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ए ने विल बनाई थी। ओके, बिकॉज विल जो है उसका ऊपर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे वी विल सी कि विल को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपको विल को प्रूफ करना है तो मिनिमम एक विटनेस तो आपको बुलाना ही पड़ेगा जिन्होंने एक्चुअली में ए को विल एग्जीक्यूट करते हुए देखा था, बिकॉज ए की अब डेथ हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे जो प्रूफ करने का तरीका है वो यही है कि एक विटनेस को बुलाओ एंड वो ये चीज बताएगा कि हाँ ए ने मेरे सामने ये विल बनाई थी। ओके, अब सेक्शन नंबर 68 पे हम आते हैं। अब हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक उन सेक्शंस के बारे में बात हो रही है जो पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 69 से लेके 73 के बीच में गिवन थे। ओके, अब सेक्शन नंबर 68 बोलता है कि अगर कोई भी विटनेस हमको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमको विटनेस के हैंडराइटिंग प्रूफ करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली विटनेस ने डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए होंगे अपने कि हाँ मैंने देखा है इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर कोई भी विटनेस हमको नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस हमको विटनेस की हैंडराइटिंग को प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 69 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल लॉ ने मैंडेट किया हुआ है, लॉ ने यहाँ पे कंपल्सरी किया हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाया है, आपने कोई भी विटनेस नहीं बुलाया है जिसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए देखा था। अब इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी का केस है। ए बोलता है कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे बी जो है वो खुद ही मान लेता है कि हाँ मेरे और ए के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। अब इन दिस पर्टिकुलर केस जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसको अटेस्ट नहीं करवाया गया था, किसी भी विटनेस को वहां पे उस टाइम नहीं बुलाया गया था जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था।
अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, स्टिल अगर बी मान लेता है, अगर बी यहाँ पे एडमिट कर लेता है कि हाँ मेरे और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं एंड यहाँ पे वी कैन एक्चुअली नाउ प्रिज्यूम कि हाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बिकॉज बी ने खुद एडमिट यहाँ पे कर लिया। ओके, अब सेक्शन नंबर 70 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी का ही केस है एंड यहाँ पे ए बोलता है कि बी ने मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे सी को बुलाया जाता है कोर्ट में एंड सी से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप क्या इस डॉक्यूमेंट को, जब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम पे विटनेस थे या फिर नहीं थे। अब यहाँ पे सी जो है वो बोलता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने ही एग्जीक्यूट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 70 बोलता है कि आप दूसरे मेथड से भी, दूसरे एविडेंसेस से भी प्रूव कर सकते हो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इवन दो यहाँ पे जो विटनेस है वो नहीं बता पा रहा है, इवन दो यहाँ पे विटनेस नहीं बता पा रहा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हुए देखा था या फिर नहीं देखा था। स्टिल आप दूसरे एविडेंसेस से ये चीज प्रूव कर सकते हो कि हाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा ईमेल्स एक्सचेंज हुई थी, तो इन ईमेल्स के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके, अब सेक्शन नंबर 71 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक डॉक्यूमेंट को लॉ ने नहीं बोला था कि इसको अटेस्ट करवाना है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ ने मैंडेट नहीं किया हुआ है कि आपको उसको अटेस्ट करवाना है, अगर ये डॉक्यूमेंट अनअटेस्टेड रहा तो भी चलेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ए और बी ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाया तो स्टिल हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ए और बी ने डॉक्यूमेंट को साइन किया था। यहाँ पे आपको विटनेस बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सेक्शन नंबर 72 पे हम आते हैं। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमको प्रूफ करना है कि ए ने ही एक डायरी को लिखा था, अब यहाँ पे ए ने एक और डायरी लिखी थी, डायरी नंबर 2, एंड इट इज प्रूव हो जाती है कि हाँ ए ने ही डायरी नंबर 2 को लिखा था। बट हमको अपने केस में प्रूफ करना है कि ए ने डायरी नंबर 1 को लिखा था। तो यहां पे सेक्शन नंबर 72 बोलता है कि आप डायरी नंबर 2 और डायरी नंबर 1 को कंपेयर कर सकते हो। अगर डायरी नंबर 2 में जो हैंडराइटिंग है वो डायरी नंबर 1 से मैच करती है तो वी कैन से दैट कि ए ने ही डायरी नंबर 1 को भी लिखा था, बिकॉज डायरी नंबर 2 जो है हमारी, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि इसको ए ने ही लिखा था। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों डायरीज का कंपैरिजन करेंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर 72 बोलता है। अब जो क्लॉज 2 है इसमें बोला हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमको ये प्रूफ करना है कि ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है, हमको ये चीज प्रूफ करनी है। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इन प्रोसीडिंग्स के दौरान ए जो है वो कोर्ट में आता है। तो यहाँ पे क्लॉज 2 बोलता है कि जब ए कोर्ट में आएगा तभी भी आप उसको बोल सकते हो कि आप अपना सिग्नेचर का हमको एक प्रूफ दो। वहां पे कोर्ट बोल सकता है कि ऑन द स्पॉट आप अपने सिग्नेचर करके हमको दिखाओ। तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो ए सिग्नेचर कर रहे हैं उसको हम ए के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले सिग्नेचर हैं उससे कंपेयर करेंगे, एंड यहाँ पे अगर दोनों सिग्नेचर सेम है तो हम मान सकते हैं कि हाँ ए ने ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी साइन किया था। तो क्लॉज 2 में हम देख रहे हैं कि आप ए को कोर्ट में ही सिग्नेचर करने के लिए बोल सकते हो। ओके, अब क्लॉज 3 हमारा बोलता है कि सेम रूल्स जो हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी, इनको हम फिंगर इंप्रेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 73 पे हम आते हैं। ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 73A में होते थे। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर हमको प्रूफ करना है कि डिजिटल सिग्नेचर जेन्युइन है या फिर नहीं है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम कंट्रोलर और सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी को बुला सकते हैं कि आप ये चीज हमको प्रूफ करो कि ये जो सिग्नेचर है, ये डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं ये ए के ही थे। अब हम आते सेक्शन नंबर 73 के ऊपर। ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 73A में गिवन था। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने ही एक डॉक्यूमेंट के ऊपर
डिजिटल सिग्नेचर्स करें, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे चीज प्रूफ करने के लिए आप कंट्रोलर और सर्टिफिंग अथॉरिटी जो है, जो उस सिग्नेचर को चेक करती है, इनको आप कोर्ट में बुला सकते हो एंड इनकी आप टेस्टिमनी ले सकते हो, जो कि प्रूफ माना जाएगा कि ए ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए हैं या फिर नहीं किए। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 74 के ऊपर। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हुई है। अब जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था, उसमें सेक्शन नंबर 74 और 75 में सेम बातें बोली जाती थी। तो वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 74 और 75 जो है पुराना एविडेंस एक्ट का, उसको यहाँ पे मर्ज कर दी है एंड सिंगल सेक्शन हमने बना दी है, सेक्शन नंबर 74। ओके, क्लॉज 1 हमें यहाँ पे बोलता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। हियर इट इज रिटन कि जो सॉवरन अथॉरिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दी है या फिर एक ऑर्डिनेंस इशू कर दी है प्रेसिडेंट ने, तो इन दिस केस जो ऑर्डिनेंस है हमारा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर एक जुडिशियल अथॉरिटी ने या फिर पब्लिक ऑफिसर ने कोई ऑर्डर इशू किया, तो इस ऑर्डर को भी हम बोलेंगे दैट इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट की जजमेंट है, तो इस जजमेंट को भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, इसका हमको थोड़ा सा एसेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जिसका बी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया था। हर कंपनी को ये चीज मैंडेटरी होती है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना वो बनाए। तो यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ने खुद बनाया था, बट बाद में जाके कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा दिया। तो यहाँ पे वी कैन से दैट पहले तो वो डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, बट बाद में आपने उसको जाके रजिस्टर करवा दिया, तो उसको आप एक पब्लिक करेक्टर दे देते हो। तो हियर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारा, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ओके, अब क्लॉज 2 बोलता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्लॉज 1 में फॉल नहीं कर रहे थे, उनको हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 75 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक सेल डीड है, ए के नाम पे एक सेल डीड है जो उसने आगे जाके रजिस्टर करवा दी है। उसमें ये चीज लिखी हुई डीड में कि ये जो घर है आज से ए के नाम पे रजिस्टर होता है। ओके, अब इन दिस केस आगे जाके अगर फॉर एग्जाम्पल बी ए के ऊपर केस कर देता है कि ये घर तो मेरा है, तो यहाँ पे ए जो है वो सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकता है। यानी जो ओरिजिनल सेल डीड है वो तो रजिस्ट्री के पास ही रहेगी, लेकिन जो हमारी रजिस्ट्री है वो सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी ए को दे सकती है। यानी कॉपी वो बनाएगी जिसमें रजिस्ट्री नीचे लिखेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को एज अ पीस ऑफ एविडेंस प्रूफ कर सकते हो, एंड यहाँ पे ए जो है वो सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा ये प्रूफ कर सकता है कि इस घर के ऊपर मेरे राइट है। ओके, तो यहाँ पे वी कैन से दैट जो ओरिजिनल सेल डीड है वो आपको लाने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी लाने से भी काम चल जाएगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 75, 76 आगे हम देखेंगे, एंड सेक्शन नंबर 77 जो है ये हमारा पुराना एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 76, 77 और 78 में गिवन था। ओके, अब सेक्शन नंबर 76 पे हम आते हैं। यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी के प्रूफ के बारे में बात करी गई है। इसमें बोला हुआ है कि आप सर्टिफाइड कॉपी को एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज कर सकते हो, और हम यही मान लेंगे कि इट इज एज गुड अ प्रूफ एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप यहाँ पे सेल डीड को लेके नहीं आ रहे हो, हमारा एग्जाम्पल जब मैं लिया था, अगर वहां पे आप सेल डीड को ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वो सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी भी केस में लगा रहे हो तो इट इज एज गुड एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एंड जो हमारी सर्टिफाइड कॉपी है इसको भी आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 77 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप किस वे में प्रूफ करोगे। तो ये जो प्रूफ करने के तरीके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है,
ओके, तो आप इस पे एक नजर मार सकते हो सिर्फ, बट एज सच आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका सी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोक्लेमेशन ऑर्डर या फिर रेगुलेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है इसको प्रूफ करना है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है ये प्रेसिडेंट ने ही निकाली है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, तो इन दिस केस आपको ऑफिशियल गैजेट की कॉपी लानी पड़ेगी। तो आपको अगर प्रूफ करना है कि प्रोक्लेमेशन को प्रेसिडेंट ने ही इशू किया था, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको ऑफिशियल गैजेट की जो कॉपी है वो लेके आनी पड़ेगी। ओके